राबड़ी देवी जी, तेजस्वी, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने हमारे न्यूज़ 18 नेटवर्क को ये इंटरव्यू एक्सक्लूसिव दिया, आप लोग साथ में आए, बहुत अच्छा लगा। हमारे नेटवर्क के माध्यम से आप लोग 26 प्रदेशों में देखे जाएंगे। तो ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल राबड़ी देवी जी आपसे होगा। काफ़ी सालों बाद मुझे लगता है कि लालू प्रसाद जी इस बार चुनाव में नहीं हैं। कहीं ना कहीं क्या उनकी कमी आपको खटकती है, उनकी याद आ रही है? देखिए, उनकी लालू जी का कमी हम लोग के परिवार में भी कमी है, बिहार के जनता में भी कमी है, महसूस करता है बिहार के जनता। आज अगर वो होते तो जाते प्रचार करते तो उससे फ़र्क पड़ता आपके प्रॉस्पेक्ट्स में? आपकी ज़्यादा अच्छी पोजीशन होती है आज? जी जी, ज़रूर फ़र्क पड़ता है। जनता के बीच जाते, अपना बात को रखते, जनता को अच्छा लगता है उनका बात। तो कैसे रखेंगी उनकी बात आज? नहीं, उनका बात हम लोग रख रहे हैं। तेजस्वी जी जाते हैं, अपना क्षेत्र में प्रचार करते हैं, सब बात को रखते हैं अपनी। करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया, पिछले जनवरी से वो आप लोगों के साथ नहीं है। कभी कभी बात हो पाती है, मुलाकात होती है आप लोगों की? नहीं, मुलाकात तो हमको नहीं हुआ है, बात होती है, हमसे बात नहीं होता है। तेजस्वी जी, आपसे बात हो पाई है, मुलाकात? तो मुलाकात 1.5 महीने हो गए हैं और 1.5 महीने से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। 4 दिन पहले हम रांची ज़रूर गए थे और सैटरडे को गए थे। दुख की बात यह है कि मेरे पिता बीमार हैं, अस्पताल में हैं और मुझे अपने बीमार पिता से मिलने नहीं दिया गया। लगातार जो है जेल सुपरिटेंडेंट से हमारी बात हो नहीं पाई। हमने कई बार उन्हें फ़ोन लगाने का प्रयास किया ताकि हमें अनुमति दे दी जाए। और हम लोग देखिए डेली वहाँ तो जाते नहीं, जिम्मेवारियाँ काफ़ी हैं, जनता के बीच रहना है, उनके लिए लड़ाई लड़ना है, तो बहुत ही कम मौका मिलता है, बहुत ही कम मौका मिलता है जब हम जा कर के उनसे मिल पाते हैं, और वो भी एक डे फिक्स है। लेकिन आप जेल मैनुअल्स की अगर जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ आप देखिएगा कि जेल सुपरिटेंडेंट जो होता है या जेल जो आईजी होता है वो डिसाइड करता है कि अगर फैमिली का अगर कोई ब्लड रिलेशन का अगर कोई मिलना चाहे तो समय और सीमा जो है, कौन से दिन, कौन से तारीख और कितने बजे वो मुलाकात कर सकता है। लेकिन आप देखिए वहाँ भी भाजपा की सरकार है, पूरी तरीके से प्रशासन उनका है, और लगातार जो है एक पिता जो बीमार हैं, एक बेटे को ना मिलने दिया जाए। हम गिड़गिड़ाते रह गए कि 5 मिनट तो कम से कम मिलने दिया जाओ। उस दिन नहीं तो अगले दिन सुबह 5 मिनट के लिए मुलाकात करा दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं से लालू जी को और हम सभी लोगों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। दुख की बात ये तब आई, ठीक है हमारे पिता को हमसे मत मुलाकात करने दो, बीमार है फिर भी मत मुलाकात करने दो, लेकिन कम से कम उनका इलाज तो होने दो। रिम्स के जो अस्पताल में जो डॉक्टर हैं, कोई मेरे घर के डॉक्टर नहीं है, वो उसी प्रशासन के डॉक्टर हैं जो लालू जी का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा मीडिया में भी, झारखंड में मीडिया में भी उन्होंने कई बार बयान दिया है कि अगर कोई टेस्ट कराना होता है लालू जी का रेगुलरली, क्योंकि ही इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उनको रेगुलरली टेस्ट कराना पड़ता है। तो जिस ब्लॉक में है, जिस कैंपस के ब्लॉक में लालू जी रहते हैं, कमरा है, वहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं है। मशीन्स वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स जो हैं जिससे टेस्ट वगैरह किया जा सकता है, वो दूसरे ब्लॉक में है। महज हमको लगता है कि 20 या 40 कदम पे वो बिल्डिंग होगा, लेकिन लालू जी को वहाँ भी नहीं ले जाया जा रहा है। डॉक्टर 10 दिनों से परेशान हैं कि इनको क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा है। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा कि लालू जी खुलेआम जेल से बातें कर रहे हैं लोगों से, वहाँ से चुनाव के प्रचार को वो कर रहे हैं, उसको डायरेक्शन दे रहे हैं लोगों से। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आप कह रहे हैं कि आप मिल ही नहीं पा रहे हैं, आप वहाँ गए और आपको नहीं मिलने दिया। ये तो सब लोग गवाह हैं, वहाँ मीडिया के लोग भी थे। देखिए, नीतीश कुमार जी का बड़ा इमेच्योर बयान आया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी पर अनंत सिंह जी ने आरोप लगाया। आपको पता है अनंत सिंह कौन है? अनंत सिंह जी ने ये नीतीश जी पे आरोप लगाया कि अनंत सिंह जब जेल में थे तो नीतीश कुमार कई बार उनसे संपर्क करते थे, उनसे बात करते थे फ़ोन कर। आप बताइए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो जेल में है उससे कैसे संपर्क कर रहा है, उससे कैसे बातें कर रहा है? और नीतीश जी का कोई खंडन भी नहीं आया। उनका ये बयान है कि ललन सिंह जी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनको भी कई बार भेजा गया जेल, उनके थ्रू भी बात हुई है और ऐसे भी फ़ोन पे संपर्क किया गया है। देखिए, जेल आईजी ने क्या कहा,
नीतीश जी के बयान के बाद मुझे अफसोस है, जो मेरे पिता बीमार हैं, ठीक है उनका इलाज होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा, और नीतीश जी इस तरह का बयान दे कर के, क्योंकि उन्हीं की प्रशासन है, उन्हीं के अलायंस की सरकार है, वहाँ पर डेली छापा मारा जा रहा है उस कमरे में। तो आप देखिएगा नीतीश जी पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहा। इनको भी तो आकर के कम से कम काउंटर करना चाहिए था कि अनंत सिंह के जो आरोप हैं वो झूठे हैं या सच्चे हैं। तो इस तरह की जो राजनीति जो है, मैं कहता हूँ कि नकारात्मक राजनीति, नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है, नीतीश कुमार जी या बीजेपी के लोग, जितनी भी आपके संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसका पूरी तरीके से ये लोग जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। यही नीतीश कुमार जी हैं जो सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ, सीबीआई के अधिकारी बदल दिए जाते हैं जो निष्पक्ष जांच करता है, और डेली सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। जो इंटरिम डायरेक्टर थे, इन इंडियन हिस्ट्री में पहली बार सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर को ऐसे कोर्ट में एक कोने में बैठाया गया सुबह से शाम तक, जैसे स्कूल में बच्चों को सज़ा दी जाती है। किस लिए? क्योंकि बिना पूछे कोर्ट से उसने तबादला कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार जी को बचाना था, उनके चहेतों को बचाना था। तो इस तरह की राजनीति जो हो रही है, बिहार की जनता भली भांति जान रही है और सब कुछ समझ रही है। तो अगर 2019 के चुनावों को देखें तो क्या आपको ये लगता है कि आज पूरा चुनाव एक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आकर अटक गया है, और भी जो इश्यूज़ हैं वो बैकसीट ले चुके हैं, आज पूरी बात सिर्फ राष्ट्रवाद की हो रही है और उसी पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं, मोदी पे नहीं बल्कि मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। मुद्दा क्या है? 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में मिला कि नहीं मिला, स्मार्ट सिटीज़ बने कि नहीं बने, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिला कि नहीं मिला, कितने आपने देखा होगा गंगा सफाई अभियान हो गया, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला कि नहीं मिला, जो बिहार की बोली लगाई थी स्पेशल पैकेज मिला कि नहीं मिला, किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं हो रही। मैं मानता हूँ अगर भूखे को, जो गरीब है, अगर उसके थाली में अगर दाना दोगे तो वो भी तो राष्ट्रवाद है। अगर नौजवान को हर हाथ नौकरी दोगे, रोज़गार दोगे, तो वो राष्ट्रवाद नहीं है। जो किसान है, जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश में लगाया जाता है, कृषि प्रधान हमारा देश है। आज किसान जो है आत्मदाह कर रहे हैं, क्या किसानों की कर्ज माफ़ी होनी चाहिए तो वो राष्ट्रवाद नहीं है? क्या किसानों का आय दुगुना होगा तो वो राष्ट्रवाद नहीं है? लेकिन मोदी जी को समय नहीं है। किसान ने बेचारे आंदोलन करते रह गए, मोदी जी से मिलने का समय मांगते रह गए कि अपने कष्ट को, पीड़ा को उनके समक्ष रख सकेंगे, लेकिन मोदी जी के पास समय नहीं था। लेकिन मोदी जी के पास ज़रूर समय था कि प्रियंका चोपड़ा के शादी में या रिसेप्शन में वो सम्मिलित हो। तो आप बताइए, ये जो लड़ाई है ये गरीब और अमीर की लड़ाई है। इसलिए हम लोग कहते हैं जो कृषि देश है हमारा, वहाँ किसानों का जो खाद है वो ढंग से नहीं मिल रहा, महंगा मिल रहा है और मिल भी नहीं रहा। आय दुगुनी की बात की जा रही थी, कहाँ कुछ हो रहा है। और देखिए, कोई अगर कहता है कि किसी के वजह से आर्मी दुरुस्त हुई है तो मैं मानता हूँ ये गलत है। आर्मी को, भारतीय सेना को किसी भी प्रकार से उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और जो भी पाकिस्तान को जवाब दिया है तो उसका श्रेय केवल और केवल भारतीय सेना को मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। नहीं, कहते हैं कि जैसे पॉलिटिकल विल की बात हो, जैसे पहले भी टेरर अटैक हुआ है, बॉम्बे में टेरर अटैक हुआ, उसके बाद वो सरकार भी तो जवाब दे सकती थी, पर इन्होंने 2 बार जवाब दिया। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की और एक बार बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स भी की। तो 2 बार जवाब दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये राष्ट्रवाद का ये एक इमोशनल मुद्दा जो है इस इलेक्शन से जुड़ गया है। कहीं ऐसा आपको लगता है? रैलीज़ में जब जाते हैं तो ज़्यादा तालियां इस मुद्दे पर बजती है, लोग शायद इस वजह से भी सरकार का समर्थन करते हैं। आप एक बात समझिए कि क्या सर्जिकल अटैक पहले हुआ था? नहीं हुआ था। आप देखिएगा पाकिस्तान को 2 फांक किसने किया, कब किया? क्या उस समय की सरकार ने इसका राजनीतिकरण किया? उस समय बांग्लादेश कैसे बना आपको भी पता है, हमें भी पता है। पाकिस्तान को, सेना को आत्मसमर्पण कराया गया, सरेंडर कराया गया, ये वही भारतीय सेना है जो आज सर्जिकल अटैक करे या कहीं भी जा कर के जो दुश्मन है उसको मुंहतोड़ जवाब दे। लेकिन कोई प्रधानमंत्री अगर इसका राजनीतिकरण करेगा, बात बात पे इसका जिक्र करेगा कि मेरा विल पावर था, मेरे वजह से ये हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये कहना उचित नहीं है।
सेना अपना काम कर रही है और हमने उस समय भी कहा था कि हमें पूरा समर्थन है, हम लोगों का सेना को गर्व है सेना पर और सरकार के साथ हम खड़े हैं। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति देखिए मुद्दे पे होनी चाहिए, भला होना चाहिए देश का। जब नौजवान का भविष्य नहीं सुधरेगा तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। हम तो देश को आगे भी तो बढ़ाएं, लेकिन आप बताइए सिर्फ पाकिस्तान को जवाब देने से होगा? तो क्या मोदी जी अगर उसी तर्क पे अगर हम आए तो यही विल पावर चीन के सेना को दिखाएंगे? जब चीन की सीमा डोकलाम में 18 किलोमीटर अंदर आ जाती है तो वैसा ही मुंह तोड़ जवाब मोदी जी क्यों नहीं देते, अगर उस तर्क की बात की जाए तो आप ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है इस वक्त, इससे पब्लिक इसकी वजह से उनको वोट नहीं देगी? देखिए देना ही नहीं चाहिए। मुद्दा जो था हमने आपके समक्ष रखा, गिनवाया। आज चर्चा किस पे होती है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान कश्मीर। क्या इससे देश का भला होगा? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, किसान बदहाल है, नौजवान बदहाल है। आपको एक आंकड़ा दे दूं मैं, 2018 का एक सर्वे आया जिसमें कि 2018 में नौजवानों ने जिसको रोज़गार था वो 1.5 करोड़ रोज़गार ख़त्म हो चुका। डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी था तकरीबन 3.5 करोड़ रोज़गार ख़त्म हुए। यानी टोटल अगर देखा जाए तो मोदी जी के 5 साल में ये 3.5 करोड़ और आपका 1.5 करोड़, 5 करोड़ ये, और हर एक साल 2 करोड़ रोज़गार देने का बात था, तो 15 करोड़ रोज़गार कहाँ गया? मोदी जी खा गए। तो अगर इसको बिहार पे ले आए तो महागठबंधन को आप यहाँ पे 40 में से कितनी सीटें देते हैं? ब्रेकअप भी दे सकते हैं कि आप अपनी पार्टी को कितना देते हैं और बाकियों को कितना देते हैं। ये सवाल ये नहीं होना चाहिए, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये होना चाहिए कि हमारे पलटू चाचा 17 सीट में से जो भी अगर जीतेंगे क्या वो वहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे कि फिर पलट जाएंगे? सवाल ये होना चाहिए। और हम तो कहते हैं बीजेपी के लोगों को कम से कम एफिडेविट पे हमारे चाचा से लिखवा लो कि फिर पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, क्योंकि इतिहास दिखाता है कि बार बार पलटते। देखिए बिहार में कोई लड़ाई नहीं है। जब बाई इलेक्शन हो रहा था तो लोग कह रहे थे सेमीफाइनल है। हम जितने सीटों पर लड़े हम सारी सीटें जीते। बाई इलेक्शन में नीतीश जी मोदी जी साथ थे, क्या हुआ? और उन सीटों पे जीते जो हमारा नॉन ट्रेडिशनल सीट रहा, जहां आरजेडी और कई ऐसे जो लोकसभा अररिया जो जीते हम लोग, वो विधानसभा वाइज अगर आप देखिएगा तो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, उसमें हम लोग 3 ऐसे सीटें थीं जहां हम लोग पिछड़ते रहते थे। इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ है वहाँ हमारे को वोट में। तो आप देखिएगा चुनाव में निश्चिंत रहिए, हम लोग हर एक सीट मजबूती के साथ लड़ रहे हैं महागठबंधन के लोग, और हर एक सीट हम लोग जीतेंगे। तो 20 में आपकी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, बाकी 20 में कितना आपके महागठबंधन को सीट मिलेंगी? नहीं हम तो 40 एक आंकड़ा तो दीजिए। नहीं हम 40 हैं। हमको 20-20 करके अलग मत कीजिए, ये बराबर वो लोग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ा दे रही है 300 से ज़्यादा सीटें लाएगी, बिहार में स्वीप करेगी, तो आपका आंकड़ा क्या है? देखिए महागठबंधन जो है हम लोग मैक्सिमम सीटें जो है नियर अबाउट 39 to 40 सीट वी विल बी विनिंग। मतलब करीब करीब आप कह रहे हैं सभी सीट जीतेंगे। एक चीज़ राबड़ी देवी जी आपसे पूछना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि आपके परिवार में काफ़ी मतभेद है, तरह तरह के कैंप हैं, आप दोनों एक कैंप में हैं, तेज प्रताप जी एक कैंप में हैं, मीसा जी भी एक तीसरे कैंप में हैं, तो जहाँ घर में ही गठबंधन जी वहाँ बैठी हुई है, सुन रही है, तो उनको भी ला के सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर घर में ही अगर गठबंधन नहीं है तो ये महागठबंधन कैसे चलेगा? नहीं घर में कोई फूट नहीं है, कोई टूट नहीं है, घर एक है। पर इसमें लाख उपाय दुश्मन करेगा, कोई अलग होने वाला नहीं है। तो आपके जोशी जी ये कोई मुद्दा नहीं है, ये घरेलू बात है। देश बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है। इस पर घरेलू मामला है, घरेलू मामला पर कोई असर बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। घर की बात घर में रहे। अब हम किसी और से थोड़ी ना पूछने जा रहे हैं कि उसके घर में उनकी बीवी से लड़ाई हुआ है कि नहीं हुआ, या उनकी बीवी ने खाना अच्छा बनाया है तो वो नाराज़ हो गए। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आज के तर्ज में नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये जो चुनाव जो होने वाला है ये देश का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, और इस पे मुद्दों पे बात होनी चाहिए, ना कि किसी एक परिवार पे बात होनी चाहिए।
नहीं, ये सवाल सिर्फ इसलिए उठ के आ रहा है क्योंकि तेज प्रताप जी खुद बयान दे रहे हैं। सवाल तो उसी के बयान पे ही सवाल है कि वो कहते हैं कि मेरी माँ मेरा दर्द समझती है, तो क्या उनका दर्द है जो कि बार बार बाहर निकल आता है? नाराज नहीं है, हम लोग से बात होता है, सुबह शाम बात होता है, हम बात खुद करते हैं। तो आप लोग सब लोग साथ हैं, आप लोग एक ही गठबंधन के उस पार्ट। उन्होंने कहा है मेरा भाई अर्जुन कोई सवाल उठाता है, पलवार पर कोई सवाल उठाता है तो खुद जवाब देता है। जो सवाल करते हैं कि घर में ऐसे हो रहा है, खुद जवाब देता है वो। जी, पर 2 जगह कैंपेन कर रहे हैं आपके कैंडिडेट्स के अगेंस्ट सीट शेयरिंग। कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं। आप कह रही हैं सब लोग साथ में? सब लोग साथ हैं। तो आगे चलते हुए अगर आप अपनी पार्टी को देखें तो उसकी लीडरशिप किसके अंडर में है? क्या तेजस्वी जी उसके लीडर हैं और सब लोग उनके अंडर में लड़ेंगे चुनाव आगे आने वाले समय में? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के लीडर नहीं, लीडर जितने लोग पार्टी में हैं, सीनियर लोग भी हैं, बहुत बड़े नेता हमारे पार्टी में हैं, जूनियर भी हैं, सब कोई है। हम लोग सब ये पार्टी को परिवार मानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को। अब पूरा परिवार हमारा है, अब पूरा परिवार मिल के हम लोग चला रहे हैं पार्टी को। अभी आपने कल एक बयान दिया, उससे सनसनी फैल गई है पूरे बिहार में। आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी एक प्रपोज़ल, एक प्रस्ताव लेकर आपके पास आया। आपने बोला भी कि शायद 5-6 बार आप लोगों से मिले और वो प्रस्ताव आपके सामने रखा। इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव था क्या? थोड़ा सा इसको विस्तार में बताएं तेजस्वी जी। पहले बता दो तो हम बताते हैं। देखिए, हमारे पिता ने एक किताब लिखा है, किताब का नाम है गोपालगंज टू रायसीना। उस किताब में एक अंश है जहाँ इसका जिक्र किया गया है कि मात्र 6 महीने के अंदर ही पता नहीं नीतीश चाचा को क्या हुआ कि वो फिर से यहाँ आना चाहते थे। कई बार नीतीश जी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हाँ, काफ़ी चर्चा में भी है जी, हम किसी का नाम लेकर के वो नहीं करेंगे। वो भी बेचारे क्या करते हैं अगर भेजा जा रहा है तो ठीक है। आज जहाँ से भेजा जा रहा है वही चुप्पी साधे हुए हैं, इनको आगे किया गया है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि किताब में लिखी हुई जितनी बातें हैं 100% सही है। कई बार हमसे मुलाकात हुई, हमारे पिता से मुलाकात हुई, और हम लोगों ने जब रिफ्यूज़ कर दिया तो ये जो प्रस्ताव है कांग्रेस पार्टी के, मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्टली राहुल गांधी जी या उस नेतृत्व पे गया होगा, हो सकता है जो नीचे का जो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, जहाँ तक वो पहुँच सकते थे वहाँ तक वो पहुँचे हैं और एक प्रस्ताव दिया गया। जब यहाँ से रिफ्यूज़ कर दिया गया तो ये प्रस्ताव में था कि लालू जी को मना दीजिए, हम इस्तीफ़ा दे देंगे और इस्तीफ़ा देने के बाद आरजेडी और कांग्रेस हमको जो है ट्रस्ट वोट में समर्थन दे दे और ठीक 10 दिन बाद हम कांग्रेस में मर्ज कर जाएंगे। ये बात, मर्ज वाली बात हमको नहीं बताई गई, कांग्रेस को बताई गई। तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं से ये चारा फेंकने का काम किया गया। तो आप नीतीश जी, जैसे ताश में एक चाल खेला जाता है तो नीतीश जी 10 चाल के आगे सोच करके खेलते हैं। तो नीतीश कुमार जी ही बताए ना, वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, वो काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने भेजा था कि नहीं भेजा था। प्रशांत किशोर जी ने किया काउंटर। उन्होंने कहा कि अगर लालू जी मेरे साथ बैठे सामने सामने बात करें तो साफ हो जाएगा कि किसने किसको क्या ऑफर किया। इसीलिए मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि प्रस्ताव क्या था और आपने क्यों रिजेक्ट किया। देखिए, प्रस्ताव मैंने बता दिया आपको, रिजेक्ट करना ही था क्योंकि जिन्होंने जनादेश का अपमान किया है उसके लिए दोबारा कोई जगह नहीं है। ये उस समय भी बीच में आप देखते होंगे हम लोग लगातार बोला करते थे कि नीतीश कुमार जी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है। और देखिए, प्रशांत किशोर जी बेचारे क्या करेंगे, उनको तो फंसा दिया हमारे चाचा ने, अब उनकी मजबूरी है, अब वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो वो क्यों आगे आ रहे हैं, नीतीश जी आगे आए ना, वो मेरे सामने बैठ जाए। प्रशांत किशोर जी के सामने लालू जी क्यों बैठेंगे। हम तो कह रहे हैं मेरे चाचा को मेरे साथ बैठाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर आप ये कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव था उसमें दोनों पार्टी साथ में मर्ज होकर एक जॉइंट उसमें चुनाव लड़ें, आप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे और वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टरियल फेस हो सकते थे एक जॉइंट कंबाइंड ऑपोजिशन के। प्राइम मिनिस्टरियल वैसी बात नहीं, पहले कोशिश आरजेडी में हुआ कि आप लोग समर्थन कर दीजिए, अगर कोई थर्ड विकल्प अगर कोई होता है तो उसमें हमको चेहरा आगे कर दीजिएगा। यहाँ से रिफ्यूज़ हो गया
हम लोग हमेशा से कांग्रेस के साथ थे, हमेशा रहेंगे। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ निष्पक्ष भावना से रहते हैं और मजबूती के साथ रहते हैं। जब यहाँ से वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तब वो कांग्रेस के पास कांग्रेस में मर्ज करने वाली बात कही। अच्छा, तो आप ये अभी भी यही प्रस्ताव था उनका कि वो जॉइंट उसके चेहरा रहेंगे? देखिए, साथ में कई और लोग भी हैं, हम नाम नहीं बताना चाहेंगे। चाचा जी बैठ जाएंगे, हम सब बता देंगे। और प्रशांत किशोर जी पहले अनुमति ले ले चाचा जी से कि ये जो कुछ कह रहे हैं उनकी अनुमति से कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं और लोग भी अब तो देखिए, अब तो सक्रिय भी नहीं है बेचारे, राजनीतिक में आए लेकिन सक्रियता तो दिखा नहीं रहे। तो छोड़िए अब इन बातों को, जो है लेकिन सच्ची बात है। और ये बात हुई थी आप लोगों के गठबंधन के टूटने के 6 महीने बाद। अब बताइए ना, 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब तो वही देंगे ना। अच्छा, आप भी उस दौरान देखते होंगे मीडिया में बड़ी ज़ोर शोर से ये बातें चलती थी। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग छुपा रहे हैं। बीच में आया करता था, लोग हमसे पूछा करते थे कि नीतीश जी आ रहे हैं। हम बोलते थे हम आएंगे भी तो नहीं लेंगे। कई बार बोला है, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। हाँ, पर उन्होंने कभी ऐसा खुल के उन्होंने अपनी तरफ से तो कभी कहा वो कहते नहीं है, कहलवाते हैं, करवाते हैं। हमारे चाचा होशियार हैं, परिपक्व हैं, लेकिन उनसे गलती हो गई जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से डायनासोर्स इस संसार से गायब हुआ था, वैसे ही वो और उनकी पार्टी गायब हो जाएंगी। कहीं ना कहीं 2 बड़े चेहरे, एक मोदी जी का चेहरा है आज बिहार में जो उनके एनडीए का चेहरा है, और एक नीतीश कुमार जी का चेहरा है। तो दोनों का मिलकर आपको लगता नहीं है कि उसका यहाँ पे असर पड़ेगा? अगर आप जातीय समीकरण भी देखें तो उसमें भी वो कहीं पीछे नहीं है, आपसे आपके बराबर या आपसे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है। तो कहीं आपको नहीं लगता कि इसका फ़र्क पड़ेगा? नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। नीतीश जी जहाँ रहेंगे खुद तो डूबेंगे ही, जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी डुबाने का काम करेंगे। तो हमें तो खुशी है, चलो वही है, सबको डुबाने का काम करेंगे। देखिए, नीतीश जी का अब चेहरे का कमाल नहीं है। अब जनता जो है परेशान हो चुकी है। नीतीश जी को जल्द से जल्द बिहार से भगाना चाहती है। बिहार के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अपराध इतना बढ़ गया, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया। मुख्यमंत्री पे पॉक्सो कोर्ट ने कह दिया जांच कराओ सीबीआई। आप बताइए, मुख्यमंत्री पे इतना बड़ा जांच का आदेश मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट ने दिया बालिका गृह को लेकर के, खुद पे हत्या का केस चल रहा है, और तो और सृजन घोटाले में संलिप्त हैं वो और उनके डिप्टी सीएम सृजन चोर जो हैं। मुख्य आरोपी गायब, अधिकारी बदल दिए जाते हैं। तो देश की जनता, बिहार की जनता में नीतीश कुमार जी की जो छवि थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। अब मोदी जी का जुमलाबाजी देखिए, मोदी जी जो है ना, वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मैन्युफैक्चरर भी हैं, होलसेलर भी हैं और रिटेलर भी हैं। मोदी जी की जितनी राजनीति है दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। और देश की जनता, ख़ास तौर पे बिहार की जनता, सारी चीज़ों को समझ रही है। और ये मौका मिला है, लोग ढूंढ रहे ईवीएम जल्दी आएगा, डेट जल्दी बटन दबा करके इन लोगों को भगाना है। ये हाल है बिहार का। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, तो आपकी पार्टी पे भी भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। मेरे पे, मेरी माँ पे, मेरे भाई पे, मेरे सातों बहन पे, मेरे सातों जीजा पे। फॉर्डर स्कैम, रेलवे अरे हम घोटाला। सब बता रहे हैं ना। भाजपा में अगर हम चले जाते हैं तो हम राजा हरिश्चंद्र होते हैं। भाजपा में आजकल जाइएगा तो आपका पाप धुल जाता है ना। मुकुल रॉय भाजपा में चले गए, कहाँ कोई जांच हो रहा है? नहीं, बात मैं इसकी नहीं कर रहा हूँ कि कौन कहाँ जा रहा है, मैं बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचार के मुद्दे की, और उसमें आपकी पार्टी पे भी बहुत सीरियस चार्जेस हैं। एकदम आरोप हैं तो इसका दुरुपयोग करके लगाया गया है ना, पॉलिटिकल वेंडेटा। देखिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आरबीआई हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, कई बार लोगों के सामने ये बात आ गई है। मेरे पिता पे जो आरोप जो था, लोग उसको बड़ा प्रचारित करते, चारा घोटाला। लेकिन उस समय के सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख करके कहा कि मुझे पीएमओ का एक अधिकारी सुशील मोदी, नीतीश कुमार फ़ोन किया करते थे कि लालू जी को जल्दी जेल भेजो। इस बात को तो प्रचारित नहीं किया जाता। यानी सीबीआई का डायरेक्टर कह रहा है कि लालू जी बेगुनाह हैं, उनको पॉलिटिकल वेंडेटा के
हिसाब से उनको पूरा फंसाया जा रहा है, तो वो बात नहीं मान रहे कोई। नहीं, पर कहीं आप बता रहे, जो जांच एजेंसी का जो हेड है, डायरेक्टर, कोई बयान नहीं दिया गया है, एफिडेविट पे लिखा गया है, और वो भी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। इसका महत्व है कि नहीं है? या कोई चलते फिरते कल को चोर बेईमान कहते तो बीजेपी से लड़ीगा तो अब तो चोर बेईमान हो ही ना जाइएगा। कई पत्रकारों ने नौकरी छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, या छुड़वा दी गई कि नहीं छुड़वा दी गई है? कहीं ना कहीं कई पत्रकारों की हत्या हुई है कि नहीं हुई है? तो हमें बताने कहीं ना की कहीं जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसके तहत सजा भी हुई है। अगर आप देखिएगा जुडिशियल जो आर्किटेक्चर है, अभी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में लंबित है, ये अंतिम फैसला नहीं है। कई बार जो लोअर कोर्ट में जो फैसला आता है वो हाई कोर्ट में बदल जाता है। लेकिन व्हाई डोंट यू आस्क क्वेश्चन टू सीबीआई कि जिसको अक्यूटल मिला उस पर आपने चैलेंज क्यों नहीं किया? आप लालू जी के बेल पे चैलेंज करते हो। लालू जी के हर जो हम लोगों ने हाई कोर्ट से जीतने का, डीए केस लालू जी जीत चुके सुप्रीम कोर्ट से, जब आय से अधिक, मेरी माँ पे भी था, टोटल डीए केस पता है दोनों पे कितने का था? 46 लाख का, 46 लाख रुपीज़। उसको सीबीआई चैलेंज करती रही। लेकिन जब डीए केस, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आय से अधिक आपके पास संपत्ति नहीं है, अरे भ्रष्टाचार किया होता तो संपत्ति होती ना अलग, तो कहाँ है? डीए केस तो जीत चुके हैं। तो ये देखिए, माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है, संवैधानिक संस्था हमारे खतरे में है। देखिए, मोदी जी से हम इतना ही कहेंगे कि प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, आप भले ही 5 साल रह लोगे, 10 साल रह लोगे, 20 साल रह लोगे प्रधानमंत्री, लेकिन संवैधानिक संस्थानें तो वहीं की वहीं रहेंगी। कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं 5-10 साल संवैधानिक संस्थानों को तो छोड़ दीजिए जी। अगर यहाँ निष्पक्ष संवैधानिक संस्थानें नहीं होंगी तो देश में किसी को न्याय मिलेगा? पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ये बताइए कि आप अपने चचा की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक समय में उनको सुशासन बाबू भी कहा जाता था। तमाम तरह के शराबबंदी, बाल विवाद, दहेज के खिलाफ उन्होंने काफ़ी कदम उठाए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम हुआ है। क्या आपको लगता है बिहार में पिछले 10-15 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है जिसमें उनका भी कोई बड़ा योगदान है? देखिए, 4 साल में 4 सरकारें आपने देखी। अब आपसे हम पूछते हैं, 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी तो विकास संभव है? मेरे को तो नहीं लगता कि जिस राज्य में 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी वहाँ विकास संभव है कि नहीं। अगर नीतीश जी की बात की जाए तो आप उनसे पूछिए, बिहार का स्पेशल पैकेज कहाँ गया? डबल इंजन की सरकार है। आप उनसे पूछिए कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाया गया। और आपको ये कह दें कि जितने विश्वविद्यालय, लगभग 7 लालू जी ने बिहार को देने का काम किया। आज शिक्षा पूरी तरीके से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को नीतीश कुमार जी ने बर्बाद कर दिया है। अस्पताल चले जाओगे तो मरीज का टांग कटता है तो कुत्ता टांग लेकर के चला जाता है। ये स्थिति है। ये विकास है? मेरे को तो नहीं लगता ये विकास है। आपने शराबबंदी का जिक्र किया, हम ज़रूर इसमें पॉइंट ऐड करेंगे। हमारे चाचा इंजीनियर हैं, उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। शराबबंदी नशा मुक्ति के लिए नहीं किया गया है, शराबबंदी इसलिए किया गया है क्योंकि इनकी माफियाओं के साथ सेटिंग है और इनके फंड में पैसा आता है। अगर शराब बंद होता तो आज होम डिलीवरी कैसे हो रहा है? 200 रुपये का बॉटल जो 1500 में मिल रहा है, यानी जो 1300 रुपये, वो कहाँ जा रहा है? किसके फंड में जा रहा है? और आप बताइए जोशी जी, अगर बिहार पुलिस को यही काम में लगा दिया जाए कि कौन शराब पी रहा है उसको पकड़ो, तो जो अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, बलात्कारी हैं, मर्डरर्स हैं, चोर हैं, डकैत हैं, उनको पुलिस की कैसे पकड़ेगी? तो क्या आप शराबबंदी के खिलाफ हैं? अगर आप वापस आएंगे तो इसको हटाएंगे? मुक्ति जो है पूरे देश में होनी चाहिए। अब चाचा जी तो पहले बोलते थे झारखंड में भी। आपकी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे आप? शराबबंदी हटाएंगे? शराबबंदी रहेगी? शराबबंदी, देखिए, नशा मुक्ति ऐसी चीज़ है कि सब लोगों को इसका साथ देना चाहिए। देश में एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए। मेरा सवाल ये है, जब मौका मिलेगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन चीज़ें जो होनी चाहिए जायज़ होनी चाहिए। अब आप देखिए नीतीश जी क्या कहते थे, आपको पता होगा पटना में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती जब मनाई जा रही थी, प्रधानमंत्री जी आए थे गांधी मैदान में। नीतीश जी ने मंच पे कहा था कि अब देश भर में लागू कर दीजिए मोदी जी। तो चाचा आप क्यों नहीं बोल रहे हो? अब तो बोलिए। उस समय महागठबंधन में थे, अब भाजपा में तो आपकी बोलती बंद हो गई।
पड़ोसी राज्य झारखंड में बोलते थे भाषण में पहले कि यहाँ से इतना सप्लाई हो रहा है, पड़ोसी राज्य है, इतना आ रहा है। अब आप बोलिए ना रघुवर दास जी को, क्यों नहीं कहते आप? एक चीज़ बताइए कि जो आपका महागठबंधन है उसमें भी जो लोग आज आपके साथ हैं वो पहले एनडीए में थे, तो कहीं ना कहीं ये जो महागठबंधन है ये विचारधाराओं का महागठबंधन नहीं है बल्कि एक ये अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन है, जातिवाद की अरिथमेटिक का गठबंधन है। क्या आप ये मानेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी, जितेंद्र मांझी जी, मुकेश जी, ये सब जो आपको ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अरिथमेटिक नहीं है? इनका इतिहास बार बार पलटी मारने का तो नहीं है। बार बार किसका एक बार तो पलटी मारा। अरे बार बार किसका है पलटी मारने का? यहाँ नहीं ना आए थे, यहाँ तो पहली बार आए हैं, लेकिन वहाँ तो हर बार आकर के हर बार चले जाए, हर बार आए हर बार चले जाए। आप कह रहे हैं एक बार पलटूराम ठीक है, बार बार नहीं। वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं तो क्या है जी? देखिए, जो बात जहाँ पूछनी चाहिए वहाँ पूछिए। अपॉर्चुनिस्ट कौन है? डीएनए का गाली अब ठीक लग रहा है, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी अब ठीक लग रहा है। और किसी ने तो नहीं कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो आज तक लालू जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, मांझी जी ने आज तक ऐसा नहीं कहा, सन ऑफ मल्ला ने तो ऐसा नहीं कहा। अगर आपके महागठबंधन को देखें तो कई कंस्टिट्यूएंसीज में आपसी लड़ाई है, कहीं कहीं रेबल कैंडिडेट्स हैं, कहीं कांग्रेस की जीतन राम मांझी जी के संग लड़ाई चल रही है, कहीं आपकी किसी के संग लड़ाई चल रही है। तो जैसे कि मधुबनी देख लें, दरभंगा देख लें, औरंगाबाद देख लें, तो यहाँ पे हर जगह आपसी लड़ाई है। इसको कहीं ना कहीं आपको नुकसान नहीं करेगा ये? नहीं, हमको नहीं लगता कि ये आपसी लड़ाई है। कई लोग जो ऐसे होते हैं जिनको पार्टी मौका नहीं देती है तो वो निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं। लोकतंत्र है, अगर पार्टी ना टिकट दे तो उसका अधिकार है, वो जाकर के इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए कोई नई बात नहीं है। पर उससे आपको नहीं लगता कि आपको आप देखिए सिटिंग एमपी जो है वो रिजाइन करके भाग जाते हैं बीजेपी से, इससे बड़ी बात क्या होगी? ये फॉरवर्ड कास्ट में गरीबों के लिए 10% रिजर्वेशन, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें आपका क्या मत है? देखिए, मैं मानता हूँ, कुछ मेरे सवाल हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता। मैं चाहता हूँ अगर गरीब है तो गरीब को उसका अधिकार मिले। मैं मानता हूँ स्वर्ण में भी गरीब है और बाकी जातियों में भी गरीब है। लेकिन आप ये बताइए, जब मंडल कमीशन बैठा था पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के, उसके लिए तो कमीशन था, सर्वेज हुए थे, जातीय जनगणना जो 1931 में हुई थी उसके आधार पर ये आरक्षण दिया गया था। लेकिन इसके लिए कौन सा आयोग बैठा, कौन सा सर्वेक्षण हुआ, कौन सा कास्ट सेंसस हुआ? और ये कहा जाता है कि सवर्णों के लिए। आपका सवाल गलत है, ये जनरल कोटा के लिए है, ये जनरल कोटा के लिए है। और आप बताइए, जो 5 एकड़ ज़मीन जिसके पास है वो गरीब कैसे है? यानी जो भूमिहीन है, जो सड़क पे सोता है, रोडों पे सोता है, वो क्या है फिर? वो अमीर है। जो इनकम टैक्स रिटर्न जो 8 लाख रुपए अगर महीना निकाला जाए तो 66,666 रुपये जो कमाता हो वो क्या महीने में? वो गरीब आदमी है जिसको रोटी ना मिले, बेचारा मुश्किल से दिन भर मजदूरी करके 2 वक्त का रोटी, वो भी एक रोटी एक परिवार का लोग शाम में खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन अपने बच्चों को खिलाएगा, वैसा परिवार गरीब है। तो आपने किसको आरक्षण दिया? अगर स्वर्ण की भी बात करें तो आपने तो स्वर्ण अमीरों को आरक्षण दे दिया है, गरीबों को कहाँ दिया है? मेरा सवाल है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, कुशवाहा हो, दलित हो या आदिवासी भाई हो या अल्पसंख्यक हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो आप देखिए ना, कास्ट सेंसस जब आ जाएगा, एक आंकड़ा है भारत सरकार के पास, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पे एक आरक्षण हुआ था, उसमें ये बताया गया है कि कितने % लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, कितने लोग भूमिहीन हैं, कितने लोग जो हैं एक कमरे में गुजारा करने का काम करते हैं, कितने लोग जो हैं भीख मांगने का काम करते हैं। ये आंकड़ा है उनके पास है। और देखिए, आरक्षण जो है उसको आप ये नहीं दे सकते कि वो आमदनी बढ़ाओ योजना है। आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इसलिए दिया था क्योंकि रिप्रेजेंटेशन की सवाल थी। आप देखते होंगे कि मटका लगा करके दलित भाई चलते थे, थूकना उसी में होता था, पीछे झाड़ू लगा के चलते थे। आज भी आप लोगों की न्यूज़ में हम देखते हैं कि दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है बारात निकालने के समय। तो ये रिप्रेजेंटेशन का, समाज में भागीदारी का, बराबरी का,
मान और सम्मान के लिए ये आरक्षण दिया गया है। ये कोई आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है। अगर इतनी चिंता थी तो आप 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में दे देते, हर जवानों को रोज़गार दे देते। मैं बोलने गया हूँ कि स्वर्ण को मत दो, दलित को दो और पिछड़ों को दो। हम कह रहे हैं जो गरीब है, जो बेरोजगार है, उसको रोज़गार दो, तो गरीबी खुद ब खुद दूर हो जाती। तो जैसे अगर एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ आएँ तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो आपका महागठबंधन है ये हर जगह अलग अलग है? उत्तर प्रदेश में कोई अलग गठबंधन है, यहाँ अलग गठबंधन है, नवीन पटनायक जी कुछ अलग कर रहे हैं, ममता कुछ अपना कर रही हैं। तो क्या आपको चुनाव के पहले, पोलिंग के पहले आप सबको साथ में आना चाहिए था? और अगर ये ऐसा नहीं हो पाया तो ये किसका फेलियर मानते हैं आप? ये ऑपोजिशन यूनिटी की जहाँ बात है वो मोदी जी भी कहते हैं ये महामिलावट का गठबंधन। देखिए, सब लोगों का प्रयास रहा कि सब लोग एक मंच पे आए। कम से कम इतना ज़रूर हुआ कि सब लोग आपस में मिलने लगे और बैठने लगे। और जहाँ कई ऐसे राज्य थे जहाँ की ऑपोजिशन एकजुट नहीं थी, एज़ पर एग्ज़ाम्पल आप अगर यूपी देख लीजिए, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बसपा और सपा जो है साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आप झारखंड देख लो तो वहाँ गठबंधन बना हुआ है। ठीक है, एक व्यापक, एक नेशनल लेवल पे उस हिसाब से नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों की कोशिश अभी भी जारी है। हो सकता प्री पोल नहीं हो पाए लेकिन पोस्ट पोल हो जाए, बट इतना बहुत ज़रूरी था जो हो गया। कम से कम इतना तो हुआ कि राज्यों में जितने ऑपोजिशंस थी वो एकजुट है, तो ये बड़ा टैक्टफुली हुआ तो है। पोस्ट पोल में क्या आप लोग राहुल गांधी को लेकिन अपना... आप देखिएगा ना कि बीजेपी को तो परेशानी है ना यूपी में, बिहार में हमारे गठबंधन से, झारखंड में यूपीए के गठबंधन से, पर बाद में आप लोग अलायंस से उनको प्रॉब्लम है। अगर आप लोग बाद में भी साथ में ना आ पाए तो उनको सरकार बनाने में फिर भी आसानी रहेगी, क्योंकि आपका नेता कौन होगा? राहुल होंगी, ममता होंगी, मायावती होंगी, आप खुद होंगे, कौन होगा आपका नेता? देखिए, नेता लोकतंत्र में जो सांसद जो चुने जाते हैं वो प्रधानमंत्री चुनने का काम करता है। आपने बीजेपी से सवाल किया कि बिहार में जब चुनाव विधानसभा का चल रहा था तो बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता? हरियाणा में आपने सवाल किया कि मनोहर लाल खट्टर को पहले क्यों नहीं अनाउंस किया? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को क्यों नहीं पहले अनाउंस किया? तो जिसकी ज़्यादा सीट होंगी क्या वो होगा चेहरा? ये फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी का जो चेहरा है वो सजावटी, मिलावटी, बनावटी, यही चेहरा है। जनता का जो विश्वास, आज भले ही चौकीदार कह लें, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मोदी जी का आपने आज तक चाय बेचते हुए फ़ोटो देखा? स्टूडियो में बचपन का फ़ोटो मिल जाएगा आपको, जब वो छोटे थे स्टूडियो में। अमेरिका जब गए थे तो उसका फ़ोटो मिल जाएगा। आरएसएस जब ज्वाइन किए थे तो उसका फ़ोटो मिल जाएगा, लेकिन चाय बेचते हुए आज तक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, 15 साल गुजरात में थे, मुख्यमंत्री थे, तब चाय वाला के बेटा नहीं थे। और जब एमपी का चुनाव होने लगा 2014 में तो चाय वाला का बेटा हो गया, चाय बेचते थे। नहीं, अभी चौकीदार है कहीं। अब दूसरा बारी, माने 5 साल के बाद अब दूसरा नारा आ रहा है तो ये कि चौकीदार हैं। तो चौकीदार तो बन गए, ठीक है, बाकी देश के जनता थानेदार है। पहले क्यों नहीं ये आवाज़ उठा? गुजरात में उठना चाहिए पहले, जब 15 साल मुख्यमंत्री थे। तो आप कह रही हैं कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक मार्केटिंग की दिखावटी है। हाँ, दिखावटी है ये। आप वोट लेने के लिए दिखावटी है। कंपेयर किया जाता है राहुल गांधी जी और मोदी जी का। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तो क्या एक्सपीरियंस था? राहुल गांधी जी के पास तो अनुभव है, इतने लंबे समय, इतने सालों से वो पार्लियामेंटेरियन है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पर कभी गवर्नेंस में नहीं रहे। 2 साल यूपीए 1 यूपीए रही, कोई मंत्री पद भी ले सकते थे। मोदी जी कौन सा थे मुख्यमंत्री बनने से पहले? हाँ, मुख्यमंत्री काफी तो लंबे समय नहीं जी। वो तो चुनाव, पंचायत का चुनाव तक नहीं लड़े थे। पर आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इसका दोषी नहीं मानते कि वो पूरी ऑपोजिशन को जुटा ना पाए, क्योंकि उनका एटीट्यूड थोड़ा अनकॉम्प्रोमाइजिंग था? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता, जुटा नहीं पाए, लेकिन बड़ी पार्टी मैं ये मानता हूँ कि बड़ी पार्टी है, जिम्मेवारी ज़्यादा है, और समय रहते हुए, अभी समय है, चिंता मत कीजिए। 2004 में आपको पता होगा कि क्या स्थिति थी। किसी को ये तो नहीं पता था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 10 साल तक जो है अच्छे से देश को चलाने का काम करेंगे। और उस समय आरजेडी भी शायद चुनाव नहीं लड़ी थी कांग्रेस के 2004 में। बाद में हम पोस्ट पोल अलायंस बने थे।
तो बिहार में कहा जा रहा है कि आप भी जो है राहुल गांधी के संग कहीं स्टेज शेयर नहीं कर रहे हैं। वो गया है, पूर्णिया है, यहाँ बिहार आके चले गए, पर आपने उनके संग स्टेज शेयर नहीं किया। इसकी कोई वजह, कोई मनमुटाव? ये सेम सवाल जो है बिहार विधानसभा में पूछे गए थे, जब नीतीश जी, लालू जी और राहुल जी अपना अलग अलग प्रचार करते थे। तो सब लोगों ने अपनी जिम्मेवारियाँ बांट रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है। हम लोगों ने अपने आप काम को बांटा हुआ है। अब नीतीश जी बेचारे, उनकी तो मजबूरी है ना, तो कोई डिज़ाइन नहीं है इसमें। उनका कैरेक्टर ऐसा हो गया है, छवि ऐसा हो गया है, अगर वो मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे तो लोग कुछ और समझने लगेंगे। तो ये मजबूरी है जिसकी वजह से वो जा तो ये सही नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ दल तो मिल गए, अरे पर हम दिल तो नहीं रैली मिले। में गए थे ना जी, महागठबंधन के सब लोग रैली में, जब कांग्रेस की रैली हुई थी, राहुल गांधी जी आए थे तो सब लोग थे महागठबंधन के लोग। तो ये मतलब महज इत्तेफाक है, ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर नहीं जा दिस इज रहे। अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। एक चीज़ ये बताइए, आप दोनों से ये सवाल मैं रखना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जब वो ऑर्डिनेंस फाड़ा, उसकी वजह से जो आज लालू जी के संग हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। क्या इस बात से आप लोगों को गुस्सा नहीं आता, बुरा नहीं लगता? देखिए, ये बात कोई मुद्दा है ही नहीं। जो समय बीत गया। ऑर्डिनेंस में क्या था नहीं था, जो भी ऑर्डिनेंस फाड़ा राहुल गांधी, तो लालू जी के लिए नहीं फाड़े, पूरे देश के लिए फाड़े। तो आपको इस बात का बुरा नहीं लगता? नहीं, बुरा नहीं, हम लोग को बुरा नहीं। इसमें ये कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा देखिए, नहीं। हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे। न्यायालय की बात है, न्यायालय में लड़ाई है, न्यायालय तय करेगी। तेजस्वी जी, आपने एक कहा है कि ये जो 17 सीटों का जो बंटवारा किया है नीतीश जी ने और बीजेपी ने, उसमें बीजेपी ने नीतीश जी को बहुत सारी सीटें दे दी। इसका क्या बेसिस है? आपने ये क्यों कहा और इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? 22 सिटिंग सीट जो है बीजेपी की थी, अब 17 पे आ गए। क्या कारण है? वो भी ऐसी पार्टी को उन्होंने सीट दिया है जिसका पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव में 30 से 31 सीटों पे जमानत जब्त था। अगर वो विधानसभा वाइज अगर आप निकाल के देखोगे तो 135 सीटों पर जमानत जब्त था। यानी ये जानते हैं कि इनके पक्ष में माहौल नहीं है। नहीं, पर उनका भी 16% शेयर था लास्ट चुनाव में, और विधानसभा में उनकी सीट कहीं ज़्यादा है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। वो एक चुनाव में 2014 में हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वैसे ही हो। यही बात अगर हम लोग क्या होती है, जहाँ सीटिंग भी नहीं होती, तो लोग बोलते हैं कि उसको वो दबा दिया, उसको वो दबा दिया। लेकिन वहाँ बड़ी स्ट्रैटेजी वाली बात आती है। मतलब एक कहते हैं ना कि अमित शाह अगर जातियों का अगर वो स्ट्रैटेजी बनाए वोट के आधार पर, तो वो सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। अगर हम समीकरण बनाएं तो वो कहलाया जाएगा जातिवाद। ये तो उसी तरह की बात है कि मतलब वो करें तो बड़ा उनका कैलकुलेशन सही है एज पर स्ट्रैटेजी। अगर हम करते हैं वही काम तो हमको कांग्रेस ने दबा दिया, हमने कांग्रेस को दबा दिया। अगर आप दोनों से मेरा सवाल है, अगर आप ये देखें कि आपका जो कैंडिडेट सिलेक्शन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत सारे जो यहाँ के बाहुबली लोग हैं उनको आपने वो दिया, जैसे कि शहाबुद्दीन की वाइफ लड़ रही हैं, तस्लीमुद्दीन के लड़के लड़ रहे हैं, सरफराज आलम। कांग्रेस ने भी अनंत सिंह की वाइफ को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे जनता के पास आप क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? जदयू में भी बाहुबली का जो अजय सिंह है जी, सीवान के, उनका भी औरत लड़ रही है। आप देखिए तो ना, और खूंखार बाहुबली है। जी। आप अगर और पर देखिए आपके वहाँ राजवल्लभ यादव, प्रभुनाथ सिंह जी, अरे उनके बेटे भी लड़- छोड़िए आप ना। देखिए ना, जी, अगर मैं दोषी हूँ तो कल को मेरा बेटा दोषी भी होगा क्या? तो नहीं, तर्क पे बात होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं अगर कि मैं अपराध करूं तो वाइफ को तो टिकट कल मिल को सकता मेरी है। माँ को सजा मिलनी चाहिए। जो मामला केस में उसमें रहने देना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री पे इतने गंभीर आरोप लगे, वो कैसे मुख्यमंत्री बना हुआ है? उस पर कोई क्यों नहीं सवाल पूछता है? उन पे खुद पे हत्या का केस चल रहा है, हाईकोर्ट उठाइए, जाके देखिए। पॉक्सो कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया। अब हमारी चाचा का अंतरात्मा नहीं जागता, सिर्फ तेजस्वी या लालू जी के लिए जागता है। उनका अंतरात्मा लगता है बंगाल के खाड़ी में डूब मरा है। अब तो जगाते हैं, उनसे कोई क्यों नहीं सवाल पूछता? तो आप कह रहे हैं बाहुबलियों को ना दिया जाए वो ठीक है, पर उनके रिश्तेदारों को हम दे सकते हैं, क्योंकि उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, केस इज इट अ फाइनल डिसीजन फ्रॉम द कोर्ट? आप बाहुबली किस आधार पे किसी को कहते हो? नहीं, वो तो नहीं लड़ सकते ना नहीं, चुनाव, तो ऑब्वियसली वो नहीं लड़ रहे, ठीक है। लेकिन किसी ने और ने अपराध किया हो तो आप उसके किसी रिश्तेदार को सजा दोगे?
लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप आंकड़ा निकाल करके देखिएगा बीजेपी का, तो उसमें कितने अपराधी छवि के लोग हैं जो मंत्री बना दिए जाता है, रेपिस्ट को मंत्री बना दिया जाता है। अब हमको नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपकी पार्टी में भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर भी इस तरह के बलात्कार वगैरह के इल्ज़ाम लगे हुए हैं, तो उनको पार्टी ने बाहर कर दिया है। थोड़ा अपडेट हो जाना चाहिए। जिन पे आरोप लगे हैं उनको बाहर कर दिया गया पार्टी से उसी वक्त। मुकेश साहनी जी के बारे में कह रहे हैं कि आपने उनकी एक पार्टी को 3 सीटें दे दी। मैंने आज सुबह से करीब 5-6 लोगों से पूछा ये वीआईपी का फुल फॉर्म क्या है, मुझे कोई नहीं बता पाया। तो उनको 3 सीट देने की क्या मजबूरी थी? लोग कह रहे हैं कि वो पूरा बैंकरोल कर रहे हैं आपके इलेक्शन को, इस तरह की बातें चल रही हैं। अब देखिए यही बात आ गई ना, जहाँ सम्मान देना हो अपने अलायंस को, तो इस तरह की बातें हमारे यहाँ आ जाती हैं कि कम ज़्यादा दिया, क्यों दिया। फिर घुमा करके जो आपने पहला सवाल पूछा था, आखिर बात यही आ गई। तो अगर आप देखिएगा, आप मुकेश साहनी जी की जो कम्युनिटी है अति पिछड़ों की पार्टी है। हम अति पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन दें तो हम बुरे हैं। यानी समाज में अति पिछड़ा समाज का लोग चुनाव ना लड़े, उसकी पार्टी को हम सम्मान ना दें, ये वो लोग कहना चाहते हैं। सन ऑफ मल्ला जो रहे हैं बड़े मेहनत से आगे बढ़े हैं। वो तो घर छोड़ करके बॉम्बे चले गए थे, वहाँ कमा करके वो आए हैं जनसेवा करने के लिए। अपनी समाज के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मल्लाह कम्युनिटी है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम उसको सम्मान ना दें? मतलब अमित शाह जी के साथ वो घूमते थे तो ठीक था, तब उनको दे रहे थे, वो दे रहे थे कि ये दे रहे थे। मेरे आखिरी 1-2 सवाल राबड़ी देवी जी आपसे। कहीं ना कहीं परिवार का साथ में रहना जो कि दिखाई भी देना चाहिए और होना भी चाहिए, इस आपकी पार्टी के लिए शायद ज़रूरी। तो क्या आप ये रोल निभाएंगे कि जब भी कोई उल्टी सीधी बात करेगा, कोई परिवार का सदस्य जाके मीडिया से बात करेगा, कुछ कहेगा, तो क्या आप उनको कान पकड़ के डांट कर बोलेंगे कि ऐसा मत करो, सबको साथ में रखेंगे? हम लोग समझाते हैं जी, समझाते हैं। और क्या सामने आया तो समझाए, और ना सामने आया तो फोन से समझाते हैं। तेज प्रताप जी को, और तेज प्रताप, मीसा, तेजस्वी, ये सब तो साथ? यहाँ ये है हमारे पास चुनाव लड़ रही है पाटलिपुत्र से जी, तो सब लोग साथ में हैं, कोई कैंप नहीं है, आप ये नहीं मानते? कोई नहीं, और जो होगा उसमें कोई अलग नहीं है, सब लोग हम लोग साथ हैं। आप लालू जी से क्या कहना चाहेंगे? आज आप उनकी बातचीत नहीं होती, हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? आपकी वहाँ तक आवाज़ जरूर जाएगी। नहीं, लालू जी का समाचार यही पूछना चाहते हैं कि आप ठीक रहिए, हम लोग संभाले हुए हैं बिहार को और पार्टी को और घर को, सब बढ़िया सब संभाले हुए हैं। आपका खाली सन चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए, वहीं से आशीर्वाद देते रहिए। राबड़ी देवी जी, तेजस्वी, आपको ये इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, और आपको हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।